चलिए देखिए, आज ईवीएस का हमारा आज सेट नंबर 2 है। तो आइए समझते हैं हम सेट नंबर 2 को। पहला आपका प्रश्न जो बोला है कि कुडुख कहाँ की भाषा है, तो ये भाषा आपका है झारखंड की ही भाषा है। इस बातों को ध्यान कर लीजिए। ये बोलचाल की ये भाषा याद रखेंगे। झारखंड, ऐसे झारखंड में संथाली, कुडुख, नागपुरी बोली जाती है। संथाली भी बोली जाती है, नागपुरी भी बोली जाती है, लेकिन सामान्यतः लोग हिंदी भी बोलते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। असम की बात करें तो असामी बोला जाता है, असमिया बोला जाता है, ठीक है। और मिजोरम की बात करें, मिजो भाषा बोली जाती है। इसे लुसाई भी कहा जाता है, मिजो को। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा और असामिया भाषा बोला जाता है। तो 2 भाषाएं बोले जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश का याद रखना जरूरी है, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश की भाषा कौन सी है। हिंदी और असामिया दोनों है, ठीक है। आइए समझते हैं 62 को। अब 62 में क्या कर रहा है, आपका घर एक्स पर स्थित है, मतलब एक्स यहाँ पे है, यहाँ पे आपका घर है, ठीक है। तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। तो वाई यहाँ पे है, मान लीजिए कि यहाँ है, वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय पीठ के सामने है, पर पीठ के सामने का मतलब है पीछे, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। मतलब पीठ के सामने होने का मतलब है कि फिर भी आप सीधे नहीं जा सकते। अब सीधे नहीं जा सकते तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना है कि पीठ के सामने होने का मतलब है कि अगर आप, अच्छा ठीक सामने, पीठ नहीं है, ठीक सामने। अच्छा ठीक सामने है। तो ठीक सामने का मतलब है, मान लीजिए कि एक्स अगर यहाँ है तो इसके सामने हो गया विद्यालय, ठीक है। अब चलिए, अब उसके बाद है परंतु बीच में क्या है, राजमार्ग है। तो राजमार्ग है तो ऐसे परिस्थिति में आप सीधे नहीं जा सकते, ये ठीक है। हाँ, अतः आप पहले ठीक उत्तर 100 मीटर दूर जाते हैं। उत्तर ऊपर की ओर होगा, ऊपर की ओर 100 मीटर गए। याद रख लीजिए, डायरेक्शन कल ही बता दिए थे। अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो ऊपर जाएंगे तो उत्तर, यहाँ से अगर नीचे जाते हैं तो दक्षिण, यहाँ से इस साइड में अगर जाते हैं तो पश्चिम, और इस साइड में जाते हैं तो पूरब। ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। डायरेक्शन इस तरह से याद रखेंगे। अब यहाँ से आपको जाना है तो यहाँ बोला है कि ठीक सामने तो जा नहीं सकते, अर्थात पूरब जा नहीं सकते। अगर पूरब में है, अभी तो ये नहीं बताया कि पूरब है कि पश्चिम है, लेकिन हम अपना से मान लिए हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम हैं और सामने ठीक यहाँ पे विद्यालय है, लेकिन सीधे जाना नहीं है, उत्तर की ओर 100 मीटर जाना है, यानी ऊपर की ओर 100 मीटर जाना है, ठीक है। उसके बाद बोला है फिर ठीक पश्चिम में 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। मतलब उत्तर की ओर जाने के बाद 75 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि 75 इधर आएगा तो यहाँ 75 गया, ठीक है। पार कर लिए, सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप 100 मीटर ठीक दक्षिण जाते हैं। फिर 100 मीटर दक्षिण यहाँ आ गए तो 100 मीटर इधर भी आए थे और 100 मीटर इधर, दोनों बराबर होंगे। आगे समझ में। अब उसके बाद है दक्षिण, 100 मीटर दक्षिण, हाँ, अंत में 100 मीटर दूरी पर ठीक दक्षिण वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। यानी फिर इधर जाएंगे तो 100 मीटर किधर है, 100 मीटर की दूरी पर दक्षिण, 75 मीटर सुरंग पथ पार करते हैं और उसके बाद 100 मीटर दक्षिण जाते हैं वाई पर अपने विद्यालय, मतलब यहाँ पे आप विद्यालय पर पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका विद्यालय है, मतलब इसका मतलब इधर पूरब में विद्यालय नहीं है बल्कि पश्चिम में विद्यालय है। किस साइड में विद्यालय है, पश्चिम में विद्यालय है। आगे ना समझ में। तो आपका घर कहाँ स्थित है, तो यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर दूर होगा, क्योंकि ये 75 है तो इसीलिए ये भी 75 होगा। लेकिन किधर, पश्चिम की पूरब। आपका घर यहाँ जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। बोला है कि आप एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, वाई पर विद्यालय के सापेक्ष। मतलब अगर वाई को देखा जाए तो यहाँ
विद्यालय के सापेक्ष आपका घर किधर है तो पूरब में है। हाँ, अगर आपके घर के सापेक्ष विद्यालय किधर है तो पश्चिम में है। विद्यालय पश्चिम हुआ और आपका घर किधर हो गया पूरब, तो यहाँ 75 मीटर पूरब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में 75 मीटर पूरब हो जाएगा। एक बार डायरेक्शन देख लीजिएगा वैसे। चलिए टाइमिंग में देख लीजिए क्या कहा है कि कोई रेलगाड़ी नगर कोइल से 5 जून 2020 को प्रातः 4:15 बजे मतलब 4:15 पर स्टेशन छोड़कर 7 जून 2020 को प्रातः 3:15 बजे गांधीधाम पहुंच जाती है। मतलब प्रातः 4 बजे चलता है और शाम को 7 तारीख को जून में क्या 5 जून को चलता है, 7 तारीख को जून 3:15 में पहुंच जाता है। बाजा बज रहा है कैसे हो? बंद करें कहिए ना उसको कि 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में तो होने वाला है नहीं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले टाइमिंग देख लीजिए, ठीक है। 4:15 से 3:15, लेकिन 5 जून से 7 जून, ठीक है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2640 किलोमीटर प्रति घंटा है। यात्रा की अवधि रेलगाड़ी का औसत चाल बताना है कि किस चाल से वो गया होगा। तो पहले हमको चाल निकालने के लिए याद रखिए कि चाल बराबर आपको फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस तो पता है 2640, लेकिन टाइम निकालना होगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है। तो 5 जून से 7 जून तक अगर 4:15 होता तो कितना घंटा हो जाता? तो 6 जून को हो जाता कितना 24 घंटा, और फिर 7 जून को हो जाता 48 घंटा। लेकिन 48 घंटा में 1 घंटा कम गया, 47 घंटा। आगे 47 से भाग कर देंगे, किस में 2600 भाग कीजिए तो कितना आएगा 2640 भागा 47, देख लीजिए कितना आना चाहिए। पॉइंट में आ रहा है सर, कितना आ रहा है 56.17। हाँ, तो 56 घंटा मान लेंगे, 56 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे, ठीक है। इसका आंसर राइट हो जाएगा सी आंसर होगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए तो हम मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे। मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? माने कौन महीना में सबसे अच्छा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खी पालन करना अच्छा होता है। और मधुमक्खी पालन करने को हम एपीकल्चर कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। लीची को पानी का अच्छा सोर्स माना जाता है, याद रखिएगा। लीची जो है ना पानी का अच्छा सोर्स है। लीची में विटामिन सी होता है और विटामिन मतलब ज़्यादातर लीची पर मधुमक्खी होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर आपको ध्यान रखिएगा कि अच्छा पानी का सोर्स लीची है मधुमक्खी के लिए। और उसके बाद है विटामिन, इसमें सी और B6 पाए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा, जो हमारे शरीर और पेट को ठंडक महसूस कराता है, इसीलिए लीची वाला शहद आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। चलिए आइए देखिए आगे। वोल्क्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। किसने प्राकृतिक से प्रेरणा लेकर वोल्क्रो का बनाया था? माने वोल्क्रो बनाने वाले का नाम पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा जॉर्ज मेस्ट्रल। याद रखिएगा जॉर्ज मेस्ट्रल जो है ना वोल्क्रो को बनाया है। जॉर्ज वोल्क्रो जो है ना एक प्रकार का समझिए कि ये स्कूल बैग और खिलौने आदि जूते हाँ चिपकाने के लिए किया जाता है। आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। निम्नलिखित में कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश? तो ये तो सबको पता है, जम्मू कश्मीर संघ शासित प्रदेश हो गया है, लद्दाख भी संघ शासित प्रदेश है, बाकी सभी राज्य हैं। इस बातों को ध्यान रखना है। हमारे देश में के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्युमिनियम का खान है? मतलब वो एल्युमिनियम के लिए उड़ीसा जा रहा है बॉक्साइट उत्पादन के लिए, तो राइट आंसर जो है ना उड़ीसा होगा। इस बातों को ध्यान रखेंगे। और आइए समझते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। कितने माने बिंदु होते हैं लिपि में, ये पूछा गया। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो लिपि होते हैं आपको ये 6 बिंदुएं होते हैं लिपि में, मतलब ब्रेल लिपि में। इस बातों को ध्यान रखेंगे, 6 बिंदु होता है
और इसका जो आविष्कार है वो 1881 में फ्रांसीसी लेखक लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया है। इस बातों को भी ध्यान रखिएगा। आइए समझते हैं नेक्स्ट। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए। मतलब ये विचार करना है कि प्याज के लिए कौन ज़रूरी है। तो इसमें जो है ना 1, 3, 4, 5 और 2 यानी कि क्रम के आधार पर दिया गया है। क्रम में सजाना है आपको, ठीक है। सभी हैं सही, बशर्ते पहले 1 होगा। मृदा को खोदकर नरम बनाया जाता है। उसके बाद प्याज बीज बोते हैं, मतलब पहले माटी को जोत के बनाते हैं, उसके बाद बीज बोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हम खरपतवार को हटाते हैं। फिर उसके बाद प्याज को निकालते हैं और निकालने के बाद प्याज के ऊपर हिस्से पत्ती को काटते हैं। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। चलिए अगला देखिए। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। तो ठंडा रेगिस्तान आपको लद्दाख में मिलेगा, गर्म रेगिस्तान आपको राजस्थान में, ठीक है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। कुछ और चीज़ें को समझ लेते हैं हम कि और चीज़ें हमको क्या क्या याद रखना चाहिए इससे संबंधित। तो नहीं, पहले इस बात को समझ लीजिए कि कोई भी घर जो होता है वो एक वातावरण और क्रियाशीलता को अनुभव करता है। तो जैसा वातावरण होगा उसी तरीके का वहाँ घर होता है। लेह और लद्दाख भूकंप क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अतः इसी दृष्टि से पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू नुमा छत बनाए जाते हैं। मतलब उसका जो छत बनेगा वो ऐसे बनता है, ठीक है, पेड़ के लकड़ी से ढालू नुमा छत, क्योंकि वहाँ भूकंप ज़्यादा आते थे। ये पूछा जा सकता है कि किस तरह का छत की आकृति होती है, इस बातों को ध्यान रखना है, ठीक है। और जो नीचे मंजिल होती हैं वो खिड़की न कोई खिड़की नहीं होता है और लकड़ी का फर्श भी रहता है उसका। इस बातों को ध्यान रखिए। कहाँ पर लकड़ी के फर्श बनाए जाते हैं, ऐसे अनुकूलन में आपको पूछा जा सकता है। इसलिए कुछ ऑथेंटिक चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा इन्वायरमेंट के दृष्टि से। आगे समझ में, तो क्या याद रखने हैं, एक तो याद रखना है कि छत जो होता है ढालू नुमा बनाया जाता है, लकड़ी का होता है, और फर्श भी लकड़ी का होता है, खिड़की नहीं होती है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। आगे समझ में, चलिए नीचे दिए गए फलों सब्जियों को चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। मतलब भीतर में बीज होने वाला फल सब्जी को ढूंढना है। तो इसमें जो है ना करेला के भीतर होता है, खीरा के भीतर भी होता है, चीकू आप देखे नहीं लेकिन चीकू के भीतर भी होता है, भिंडी तो जानते ही हैं, भिंडी के भीतर, नाशपाती के भीतर भी होता है, टमाटर के भीतर ही, सभी के अंदर जो है ना भीतर होते हैं। इस बात को ध्यान है। प्याज के भीतर बीज नहीं होता है, इस बातों को ध्यान है, इसलिए गलत है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है, इसमें आलू के भीतर बीज नहीं होता है, ये भी गलत है। और इसमें जो है यहाँ भी ध्यान रख लीजिए। चलिए नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता भी है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष जीता है। अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। पांडा होगा। ऐसे को हम क्या कहेंगे, स्लॉथ। अब जान लेते हैं कुछ और भी चीज़ें को, ठीक है। इसमें और चीज़ जान लीजिए कि यह शाकाहारी जीव है, ठीक है। स्लॉथ जो है ना शाकाहारी जीव है, तो आपको याद रखना है यह बहुत ही शांत रहने वाला जीव है। इस बातों को भी ध्यान रखना है। लंगूर या हनुमान लंगूर भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला जीव है। इस बातों को ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाला और भालू की तरह दिखने वाला स्लॉथ है। इस बातों को ध्यान रखना है। तो आइए चलते हैं हम अब अगले। वैज्ञानिक नाम इसका थोड़ा याद कर लीजिए। इसका वैज्ञानिक नाम, इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, लिख लीजिएगा नहीं तो भूल जाइएगा। एक बार लिखा दे रहे हैं, एस्मैनोपेथिकस, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपसे स्लॉथ का वैज्ञानिक नाम, कभी कभी वैज्ञानिक नाम भी आ जाते हैं। चलिए यहाँ देखिए, प्रश्न को देखिए, कॉलम दिए गए हैं और आगे क्या पूछा है, सजाना है, मिलान करना है ना। आइए मिलान करके देख लेते हैं। असम में जो है ना बांस वाला घर होता है, इस बात को ध्यान कर लीजिए। ऊंचे ऊंचे खम्भे होते हैं।
ये आपके एग्जाम की दृष्टि से जितना VVI कहिएगा ना उससे ज़्यादा है। नहीं, सीटेट की बात कर रहे हैं, हर हाल में पूछता है। ये मतलब मिलान करने वाला ना पूछे, लेकिन पूछेगा कि असम में कैसे घर होते हैं, ये पूछे जा सकते हैं। लद्दाख में आपको अभी बताए हैं, ठीक है। फर्श जो है लकड़ी का होता है, चपटी होते हैं, तो इसी से आप कर लेंगे। पत्थर के बने घर जो होते हैं, लकड़ी के फर्श, लकड़ी के चपटी के छतें होते हैं। इस बात को ध्यान रखें, चपटी छतें होते हैं, मतलब चपटी का मतलब ऐसे ढालू नुमा। उसके बाद है मनाली की बात करें, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो जो मनाली वाला जो होगा, आपको ध्यान रखना है कि मनाली में पत्थर से बने ढालू छत यहाँ पर भी बनाए जाते हैं। इस बातों को ध्यान रखिएगा, पत्थर से बने ढालू छत। कहने किधर दिया हुआ ए वाला में है, लकड़ी से बने ढालू छत वाले वाला पत्थर ए। एक मिनट, यहाँ पे जो लकड़ी का फर्श तो दिया है लद्दाख में, लेकिन पत्थर तो सही है, लेकिन अब यहाँ पे मनालू वाला जो है ये कहाँ पर? मनाली में तो बहुत हाँ, ये वाला होगा, इग्लू। हाँ ये इग्लू होगा, याद रखिएगा। वहाँ के घर को इग्लू कहते हैं। बर्फीला जगह, राजस्थान में तो समझ ही गए होंगे। हाँ, वहाँ कटीली झाड़ियाँ ज़्यादा होता है, कांटा उगता है। तो मिलान हो जाएगा ना अब? चलिए, समझ गए होंगे। आइए देखते हैं हम आगे। यहाँ पे आपको 74 में बोला है कि हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होते हैं, यह सब सापेक्ष है। मतलब यह भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। मतलब हम लोग के सापेक्ष में उल्टा, जैसे हम लोग सीधा खड़ा है, कोई ऐसे खड़ा होगा, पैर उसका ऊपर, मुड़ी नीचे, हम लोग के सापेक्ष खड़ा है। तो वो देश कौन सा है ये बोला है, तो वो देश अर्जेंटीना है, उल्टा खड़ा होगा। हाँ, मतलब हम लोग के सापेक्ष, वो अपने जनते सीधा है, लेकिन हम लोग अपने जनते सीधा है, इसलिए एक दूसरे के उल्टे खड़े हैं। मतलब पृथ्वी की बनावट ही सारा सब जगह सापेक्ष पृष्ठे है। कहीं पे गोल है तो इसका मतलब सब जगह पृष्ठ है। तो जो भी खड़ा होगा तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसका पैर तो धरती पर ही होगा, लेकिन हम लोग के सापेक्ष उल्टा है उसका। आगे हम लोग अपने हिसाब से देखें तो उस सबका जो है ना ऐसे देखे ऊपर की ओर, तो उसका मुड़ी दिखाई देगा नीचे की ओर और पैर ऊपर की ओर, ठीक है। तो अर्जेंटीना होगा, तो याद कर लीजिएगा इसको आप। और भी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। राजधानी याद कर लीजिए, अल्जीरिया के राजधानी की बात कर ले तो ये अल्जीरियस है, ठीक है। अल्जीरिया। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करें तो ब्यूनस आयर्स है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा है, और ऑस्ट्रिया का वियना है। सबका राजधानी भी कभी कभी पूछ दिया जाता है, इसलिए ये राजधानी आपको इसका नाम याद रखना जरूरी है। आगे समझ में, जो इन्वायरमेंट के लिए देश जाना जा रहा है, इसके लेकर के उसका क्या कहते हैं, राजधानी भी याद रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं आगे। अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशियों का अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहे हैं। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा, तो उसके खेतों के मृदा को क्या करेगा, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त हो जाएगा। मतलब एक ही चीज़ के लिए बार बार जो खाद दे रहे हैं तो वो उसी चीज़ को उपजाएगा, दूसरा चीज़ कीजिएगा तो वो अनुपयुक्त हो जाएगा, ये चीज़ बोला गया। आगे समझ में, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि एक 2D और 4D रसायन है। 2D और 4D सुने होंगे आप, ठीक है। खरपतवारनाशी है, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रयोग किए जाने वाले खरपतवारनाशी का क्या नाम है। पर्यावरण की दृष्टि से काफ़ी खतरनाक है ये, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में कौन पर्यावरण की दृष्टि से खतरनाक है या प्रतिकूल है, तो यही है 2D और 4D। यह 4 डाइक्लोरो होता है। डी का मतलब डाइक्लोरोफेनॉक्सीसिएट एसिड होता है, ये याद रखें। पूछा जा सकता है कि डी का मतलब डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड होता है। एक होता है IAA, ठीक है, इंडोल एसेटिक एसिड IAA होता है। ये जो है ना, ये प्राकृतिक खरपतवारनाशी है IAA, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि रासायनिक कौन है, तो 2D 4D, और IAA जो है कौन सा है, तो आपका है प्राकृतिक खरपतवारनाशी। आगे समझ में, चलिए आइए समझते हैं नेक्स्ट का। निम्नलिखित में से EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। माने कौन जो है ना सही से प्रस्तुत करता है, ये चीज़ बोला गया है। 20 का राइट आंसर हो जाएंगे। परिवार, दोस्त, भोजन, पानी, यात्रा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या है, माने कौन सा तरीका है जो पोर्टफोलियो बनाने के लिए सही है। तो तरीका इसमें जो है पोर्टफोलियो के लिए 1, 3, 4 सही है। 1 वाला, 3 वाला और 4 वाला, 2 वाला सही नहीं है। चलिए आइए देख लेते हैं क्या दिए हैं। पहला है विशिष्ट करण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम को चयन करना। मतलब जिस काम को चयन कर रहे हैं उसको पोर्टफोलियो में चयन करना पड़ता है। एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तु का चयन नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसके अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, ये सही है, ठीक है। सभी वस्तु का चयन नहीं होता है। एक समय अवधि में शिक्षार्थी के कामों के विभिन्न स्तरों का इकट्ठा करना, मतलब एक ही समय में कौन कौन से स्तर हैं सभी स्तरों को इकट्ठा करना भी पड़ता है। तो पोर्टफोलियो से संबंधित चीज़ों को याद रखेंगे एक 2 बार देखकर। आइए समझते हैं 2005 के अनुसार क्या सही है क्या गलत है। सही पूछा है इसमें कि कौन सही है, तो इसमें सही एक ही है। ये EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। हाँ, D वाला सही है। हाँ, EVS का पाठ्यक्रम विज्ञान पर है, सामाजिक विज्ञान पर भी है और पर्यावरण, याद रखेंगे।
एकीकृत रूप में प्रस्तुत बोला है कि पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान को एकीकृत रूप में नहीं पर एकीकृत रूप में प्रवेश नहीं होता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। और बोला है ईवीएस में पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का विषयगत एकीकरण है, तो विषयगत भी एकीकरण नहीं है, एकीकरण कोई सा नहीं है, ठीक है, याद रखेंगे। एकीकरण है लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे बोला है कि पाठ्यक्रम विज्ञान, जो पाठ्यक्रम विज्ञान है ईवीएस का वो सामाजिक विज्ञान है, पर्यावरण शिक्षा है, ये दोनों का ठीक है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण है, ये तीनों को मिला करके है। इसमें क्या क्या दिया है, विज्ञान पर्यावरण दो ही चीज़ दिए गए हैं। नहीं, सी में तो दो ही चीज़ दिए गए हैं। अच्छा, इसमें दिया है सामाजिक और पर्यावरण, तो ये इसीलिए मतलब एकीकरण किसका किसका है, तो राइट आंसर उसका हो। अगर ऑप्शन में दो ही सभी में रहते तो वो वाला आंसर हो जाता। 79 में देख लीजिए क्या कहा। ईवीएस शिक्षक हैं जो शिक्षार्थी को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों एवं सर्वेक्षण करने को कहते हैं, और सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है। मतलब प्रक्रिया दिए गए हैं, इसमें किसमें कौशल विकसित होगा ये बताना है। तो इसमें जो कौशल विकसित होगा वो रिकॉर्डिंग और सुनने की, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने और सुनने से कौशल विकसित होगा, परिकल्पना से नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग करने और सुनने से। चलिए आगे देख लीजिए। सीखने के लिए निरंतर आकलन की आवश्यक तत्व कौन कौन है। तो सीखने के लिए निरंतर आकलन का जो तत्व है वो आपका 2 और 3 है, यहाँ पे एक नहीं है सीखने के लिए। दूसरा है सीखने के लिए स्थिति में निहित किया जाना चाहिए, मतलब कैसी स्थिति है इसको देखना चाहिए। और उसके बाद है कि अधिगम विधि, शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता हो, मतलब अधिगम को गुंजाइश देता हो, ये सही है, और स्थितियों को निहित करता हो, दोनों सही है। यहाँ पहला में बोला है इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए नहीं होता है, और शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। हाँ, नहीं प्रदान बोला है, गुंजाइश नहीं प्रदान करता है, तो शिक्षार्थी को आकलन करने के लिए निगरानी तो थोड़ा बहुत रखना ही पड़ेगा, तो यहाँ निगेटिव देके गलती कर दिया। आइए समझते हैं। कुणाल है जो कि कपड़े की बंधेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया है, मतलब कारीगर को बुलाया है। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त मतलब क्या उद्देश्य हो सकते हैं, क्यों बुलाया होगा, ये चीज़ बोला गया है। तो यहाँ पे काम कौन सा है, ऊपर देख लीजिए कि कौन सा काम है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सिखाने में मदद करना। मतलब मेन चीज़ है कि शिक्षार्थी जो भी हैं, तो कुणाल चाहता है कि स्थानीय भाषा भी शिक्षार्थी सीख जाए। क्यों? क्योंकि जो काम होगा सो काम हो जाएगा और भाषा भी शिक्षार्थी सीख लेगा। आगे समझ में, इसलिए वो स्थानीय मिस्त्री को बुलाया था। आइए देखिए, मेहर के पास कक्षा में कुछ शिक्षार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? तो ईवीएस शिक्षक के रूप में आपकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे। मतलब वो ऑलरेडी वो मतलब एक तरह से असहाय हो चुके हैं, तो उनको किसी भी तरीके से सबसे बातचीत कराएंगे उसका, ठीक है, और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे और उनके साथ क्या बीता है इसकी बात बताएंगे, ताकि सभी उनके प्रति सहानुभूति रखें और वो भी अपने आप को असहाय ना समझे। आगे समझ में, चलिए यहाँ देखिए, समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। समुदाय को संसाधन के रूप में हम क्यों उपयोग कर रहे हैं, क्या औचित्य है इसका या क्या फ़ायदा है, ये चीज़ बोला गया। तो यहाँ पे समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। मतलब बच्चा समुदाय से ही सीखते हैं, इसलिए हिस्सेदारी है और उसमें शामिल होना जरूरी है बच्चे को। अगर औचित्य यही है, क्लियर। आरोही ने अपने शिक्षार्थी को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। मतलब आरोही है जो मानचित्र खींचने के लिए बच्चे को कहा है, क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगा। मतलब मानचित्र खींचने से क्या किसका विकास होगा, तो मानचित्र खींचने से विकास हो जाएगा, अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति के में समझ आ जाएगा। स्वाभाविक है, स्थिति को समझने के लिए हम मानचित्र देखते हैं या खींचते हैं, याद रखिएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। आइए समझते हैं हम अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से क्या पाठचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है? मतलब पाठचर्या के लिए जरूरी नहीं है ऐसा बोला गया है। तो परीक्षा को आसान बनाना पाठचर्या के लिए जरूरी नहीं है, ठीक है। पाठचर्या के विकास के लिए परीक्षा को आसान बनाना मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं माना जाता है। मतलब सिद्धांत तो है बल्कि ये मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि ये चीज़, इससे क्या मार्गदर्शन मिलेगा? अगर आसान बना देंगे तो कौन सा मार्गदर्शन मिलेगा? हाँ, विद्यालयी ज्ञान को बाह्य विश्व को से जोड़ देंगे तो इससे मार्गदर्शन मिलेगा, ठीक है। विद्यालय में हम बाहर के ज्ञान साथ साथ विश्व के ज्ञान को भी जोड़ेंगे तो मार्गदर्शन मिलेगा कि भाई लोग बच्चे विश्व को भी समझ पाएंगे और भी रटंत विधि से परे हो जाएँ। मतलब रटंत विधि सन्निहित करना कि अधिगम रटंत विधियों से नहीं होना चाहिए, ये बताना कि रटंत विधि नहीं चाहिए, ठीक है। और पाठचर्या को समृद्ध करना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित न रहे। मतलब पाठ्य पुस्तक खाली ना पढ़ाई किया जाए, उसके अलावा भी जो जरूरी है उन चीज़ों को भी पढ़ाया जाए, खाली किताब नहीं पढ़ाया जाए, ऐसा बोला गया, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे कौन जरूरी नहीं है, तो परीक्षा को आसान बनाना मार्गदर्शन में नहीं आता है। देखिए, ईवीएस में शिक्षार्थियों को आकलन करते समय बचना होगा, किससे बचना होगा ये बताना। तो इसमें जो बचना होगा तकनीकी भाषा के उपयोग करने से, ठीक है, तकनीकी भाषा के उपयोग से बचना होगा। जब ईवीएस का प्रयोग हो रहा है, समाज के साथ चलना होगा, बोलना होगा, कार्य करना होगा, उसको टेक्नोलॉजी के साथ चलने बोलने से वो ईवीएस को नहीं समझ पाएगा। खाली मोबाइल में क्या कहते हैं,
टीवी में लगा रहेगा तो वो ईवीएस को नहीं समझ पाएगा। टीवी में नहीं सर, सिर्फ मोबाइल में। हाँ वही बात है। ईवीएस समझने के लिए आपको गांव क्षेत्र घूमना होगा, लोगों से संपर्क साधने करे होंगे, तभी वास्तविकता को आप समझ पाएंगे। आगे समझ में, आगे यहाँ देखिए रोनाल्ड रोज के बारे में बताया गया है। कक्षा 5 की कहानी है, जिसको 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रोज को। इस बात को ध्यान रखिएगा कि रोनाल्ड रोज को किस लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब उसने सिकंदराबाद के अस्पताल में काम करते हुए खोज की मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। उन्होंने अपने शब्दों में बताया कि कैसे उन्होंने मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मतलब अब मच्छर कैसे फैलाते हैं मलेरिया, इसके लिए उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया मच्छरे का। तुम पीछा करोगे मच्छर का? नहीं करोगे। इसलिए इन्वायरमेंट को समझना होगा, तो उसके पीछा करना पड़ेगा उसको, जिसके बारे में तुमको समझना है। तो रोनाल्ड रोज से सीखो कि किस तरह से उन्होंने मच्छर का पीछा करना शुरू किया। आदमी तो छोड़ दो, उसने मच्छर का पीछा, इसलिए जिसको समझना होगा उसका पीछा आपको करना पड़ेगा। तो आइए समझते हैं कि पीछा करते हुए मच्छरों को पेट को खोलने की मच्छरों का पीछा करते हुए समय बिताया। मच्छरों के पेट को खोलने के लिए उसे काटा और उसका सूक्ष्मदर्शी के नीचे अवलोकन किया। मतलब उसके पेट खोला और सूक्ष्मदर्शी से देखा कि उसके पेट में क्या है। रोनाल्ड रोज की कहानी को ईवीएस में शामिल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? काहे शामिल किया गया बताइए। तो रोनाल्ड रोज को शामिल करने का मेन उद्देश्य है, 1 होगा, 3 होगा, 4 होगा। शिक्षार्थी को वैज्ञानिक प्रक्रिया के बारे में समझाने की मदद करना। उसके बाद शिक्षार्थियों को विभिन्न खोजों के बारे में मतलब रोमांचक कहानी सुनाना, ताकि वो भी कुछ खोज कर पाए। और विज्ञान के इतिहास को सराहना कि विज्ञान के इतिहास कैसे मतलब विज्ञान रहा है, ये चीज़ बोला गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा में दिया गया था यहाँ गलत, शिक्षार्थियों को कहानी लिखने के लिए प्रेरित नहीं किया जा रहा है इसमें। ठीक है, आइए 88 और 89 को समझते हैं। कोई लड़का भूषण है जो दूसरी कक्षा का की थीम यात्रा को एकीकृत करना चाहता है। अब है आप किस संसाधन के सुझाव देंगे उसको बताइए। अगर आप एक ईवीएस टीचर है तो क्या सुझाव देंगे? तो आपका सुझाव होना चाहिए कि बच्चों को यातायात पर अपने अनुभव बताइए कि क्या क्या हो सकते हैं या क्या क्या चीज़ उनको ध्यान रखना चाहिए। आइए देखिए, ईवीएस कक्षा में शिक्षार्थी पड़ोस में एक भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा करती है। अब क्या होता है और जानना चाहती है कि उसके माता पिता उससे स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे बताइए। आपको जवाब देना होगा, उसके अवलोकन की सराहना करेंगे कि वाह तुम कैसे इस तरह के अवलोकन कर रहे हो, और पूरी कक्षा में इस पर बताएंगे कि देखो ये लड़का है जो आज इस तरह से काम कर रहा है। आगे समझ, जिससे सब क्या हो जाएगा, ईवीएस जानने के लिए प्रोत्साहित होगा। और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, खेल और पहेलियाँ। ठीक है, ईवीएस के शिक्षण और अधिगम के महत्वपूर्ण हिस्सा है। काहे मतलब क्यों? वे शिक्षार्थी को अपने आप पैटर्न खोजने को देता है। हाँ, तो खेल से ही पैटर्न मिलता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया होगा, और इसी तरीके से आप देखें।